दोस्तों, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में लोग दो धड़ों में बटे नजर आते हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें आज भी जमाने का असली जेम्स बॉन्ड बताते हैं, तो दूसरी तरफ डोभाल के विरोधी उन्हें कभी हिटलर तो कभी जेलर जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह के कामों की जिम्मेदारी डोभाल के कंधों पर है, उन्हें करने के लिए डोभाल सक्षम नहीं है। डोभाल के विरोधियों का ये भी कहना है कि डोभाल एक ऑपरेशन मैन है जो छोटे मोटे मिशंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके पास वो विजन नहीं है जो उनके पद के हिसाब से उन्हें चाहिए। हालांकि मोदी सरकार के सबसे विश्वसनीय सेनापति में से एक हैं और कुछ एक्सपर्ट की माने तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद अजीत डोभाल इस वक्त भारत के सबसे ताकतवर इंसान हैं। क्या है वो जो डोभाल को खास बनाता है और क्यों मोदी सरकार के लिए हर मर्ज की दवा बन चुके हैं अजीत डोभाल, जानेंगे हम आज इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। केरल काडरे के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल हर मायने में अपने पद से ज्यादा ही कुछ हैं। डोभाल भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनसे पहले ब्रिजेश मिश्रा, जीएन दीक्षित और शिव शंकर मेनन जो भारत के पहले 3 सुरक्षा सलाहकार थे, और सिर्फ एमके नारायण ही डोभाल से पहले ऐसे आदमी थे जिनका देश की सुरक्षा के साथ पहले से कोई रिश्ता रहा है। एमके नारायण ने एनएसए होते हुए एक बार कहा था कि जब भी उन्हें किसी मामले पर नरम रुख अपनाना होता है तो वो अमरजीत सिंह को याद रखते हैं, और जब भी उन्हें डंडे से काम लेना होता है तो वो डोभाल को बुलाते हैं। यानी डोभाल के बारे में खबरें उनके एनएसए बनने से पहले ही एक तरह की छवि बन चुकी थी। डोभाल को चीन के साथ डील करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार को एनएसए चीफ के लिए किसी को सेलेक्ट करना था, तब 4 कैंडिडेट्स लिस्ट में थे, जिनमें डोभाल के अलावा कमल सिब्बल, एस जयशंकर और हरदीप पुरी जैसे नाम थे। लेकिन मोदी सरकार ने डोभाल को ही चुना। आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े एक आदमी ने तो डोभाल को शिवाजी और भगत सिंह का एक मिक्स्ड रूप भी कहा। जब भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को संभालने के लिए लोगों को चुना जा रहा था, तब सबको लगा था कि पाकिस्तान में अंडरकवर रहे अजीत डोभाल को पाकिस्तान और चीन में भारत के राजदूत रहे एस जयशंकर को चीन की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। डोभाल को चीन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना चीन से है। वो पाकिस्तान से ज्यादा सक्षम दुश्मन है, और कुछ अफवाहों की माने तो अजीत डोभाल ने खुद मोदी सरकार से चीन की जिम्मेदारी मांगी थी। खैर, बात कुछ भी रही हो, लेकिन डोभाल ने सरकार को नाराज नहीं किया। जब 2017 में चीन के सैनिक डोकलाम में घुस आए थे, तब डोभाल ने ही अपनी कटुनीति सूझबूझ से तब के चीनी अधिकारियों से बात करते हुए चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा जब 2020 में फिर से चीन ने इस इलाके में घुसपैठ करनी चाही, तब भी 2 घंटे तक डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वैंग यी से बात हुई, और दोनों देशों ने इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए एक रणनीति बनाई, और चीनी सेना यहां से हट गई। इन दोनों प्रसंगों से डोभाल ने अपने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने दिखाया कि वो चीन जैसे देश को संभालने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम हैं। डोभाल एक वर्सेटाइल आदमी हैं। उन्हें उन मामलों में भी सरकार इस्तेमाल करने से नहीं कतराती जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आते। इसके कई उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे कि हाल ही में हुए दिल्ली दंगे। दिल्ली दंगों के वक्त डोभाल को ही मोदी सरकार ने तलब किया था, और डोभाल 2 बार इन इलाकों में गए और पीड़ित लोगों से मिले। इसके बाद उन्होंने वहां दोनों तरफ के नेताओं से बात भी की और उन्हें शांति स्थापित करने के लिए भी कहा। डोभाल को ये रोल इसलिए भी दिया गया क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनके ऊपर इस तरह के मामलों की जिम्मेदारी रहती है,
वो अपनी छवि के कारण खुद इन इलाकों में जाकर मुसलमान नेताओं से बात नहीं कर सकते थे। उनका वहां जाना कई तरह की और समस्याएं पैदा कर सकता था, जिस कारण डोमवाल को इस काम के लिए वहां भेजा गया। इसके अलावा ये दंगे डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के कुछ ही वक्त बाद हुए थे, जिसके कारण ट्रंप को कवर करने आए विदेशी मीडिया की नजर भी इस तरफ गई। इससे पहले कि भारत की छवि को कोई भी नुकसान पहुंचता, डोमवाल संकट मोचन की तरह यहां पहुंच गए और उन्होंने काफी हद तक मामले को आगे बढ़ने से बचा लिया। इसके पीछे डोमवाल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी था। जब 1972 के थलासरी दंगों में डोमवाल को एक यंग ऑफिसर के रूप में भेजा गया था और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरी सिचुएशन को ठंडा कर दिया था और सब कुछ कंट्रोल में आ गया था। डोमवाल को इसके अलावा और भी ऐसे कई कामों में सरकार की मदद समय समय पर करनी पड़ी है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को एक तरह से लॉकडाउन में रख दिया गया था, क्योंकि वहां पर इसके बाद माहौल बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा था। तब डोमवाल ही सरकार की तरफ से वहां गए थे और इस बीच उनके 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। पहली वीडियो में डोमवाल शोपिया जैसे तनावग्रस्त इलाके में लोकल्स के साथ बिरयानी खाते हुए और उनसे बात करते हुए देखे गए। इसके अलावा दूसरी वीडियो भी थी जिसमें डोमवाल जम्मू कश्मीर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से बात करते हुए भी दिखाई दिए। इन दोनों ही वीडियो से दुनिया भर में ये संकेत गया कि कश्मीर में स्थिति कंट्रोल में है और सरकार पूरी तरह से इस मामले को कंट्रोल कर रही है। डोमवाल का कश्मीर जैसे रीजन्स में भी पुराना एक्सपीरियंस है। याद करिए 1980 का वो दशक, जब मिजोरम के मिजो लोग भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाने का संघर्ष कर रहे थे और इस मांग में उन लोगों का नेतृत्व कर रही थी लाल डेंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट। इस समय डोमवाल आईबी में थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ से MNF के आधा दर्जन कमांडर्स को अपनी तरफ कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने लाल डेंगा से अपनी हिंसक जंग छेड़ने के लिए कहा। लाल डेंगा मान गए और मिजोरम एक अलग राज्य बना, जिसके पहले इलेक्टेड मुख्यमंत्री लाल डेंगा ही थे। और ये कोई छिपी हुई बात भी नहीं है कि अजीत डोमवाल और लाल डेंगा जहां इस संघर्ष में एक दूसरे के आमने सामने थे, वहीं संघर्ष के बाद ये दोनों ही एक दूसरे के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए और ये दोस्ती आगे तक चलती रही। अजीत डोमवाल ने इसके अलावा पंजाब में भी बड़ी ही होशियारी से देश की सेवा की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी कई खालिस्तानी आतंकवादी गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे, जिसके लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया था। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले वो अजीत डोमवाल ही थे जिन्होंने रिक्शे वाले का भेष बनाकर गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ एक हफ्ते तक नजर रखी थी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। हफ्ते भर बाद खालिस्तानियों को इन पर शक हुआ और उन्होंने अजीत डोमवाल को बुलाकर पूछा कि तुम हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो। डोमवाल घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उन खालिस्तानियों को ये यकीन दिलाया कि वो ISI के एजेंट हैं और इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। डोमवाल के इस मूव के कारण भारत को इन खालिस्तानियों के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और अंत में ऑपरेशन ब्लू थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। फिर चाहे तबलीगी जमात का मसला हो या चीनी और पाकिस्तान के साथ कोई और बातचीत, डोमवाल का नाम आप हर कहीं जरूर सुनेंगे। कहते हैं कि आज डोमवाल का कद कैबिनेट में न होते हुए भी किसी भी कैबिनेट मंत्री से ज्यादा है। वो हर एक कमांड स्ट्रक्चर को बाईपास करते हुए भारत के खुफिया फील्ड एजेंट्स के साथ सीधा कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं और आदेश देने का भी काम करते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री अजीत डोमवाल को आगे भारत और किस रोल में देख सकता है, ये कहना अभी मुश्किल है। चाहे डोमवाल हमेशा कहते आए हैं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर ही रहेंगे, पर आप डोमवाल को किस पद पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।